को 32,000 वोट मिले। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट आदरणीय बहन जी को अपने पहले ही चुनाव में मिले। इसमें पहली शर्त आदरणीय बहन जी ने श्री बीपी सिंह जी के सामने रखी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जो इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने वाले, संविधान के निर्माता रहे हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सबसे बड़ा तो त्याग माने बहन जी ने यही कर दिया कि न शादी की, न परिवार बसाया, पूरा समाज के लिए काम। आज 15 जनवरी है के दिन ही बहन कुमारी मायावती जी का बर्थडे भी है। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे बहन जी के पूरे ही संघर्ष के बारे में, किस तरह से वो राजनीति में आई हैं और सारी ही चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर से कि क्या आप बताइए थोड़ा सा बहन जी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय और जनप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का राजनीतिक सफ़र बहुत लंबा और संघर्षमय रहा है। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में एक तरह से प्रवेश किया और मानवर श्री कांसीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता और संस्थापक हैं, उनके दिशा निर्देशन में बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाने का काम किया। उनके साथ साथ रहते आदरणीय बहन जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, जिसमें 2002 की जब सरकार बनी, जब 100 एमएलए हमारे आए पहली बार बहन जी के नेतृत्व में, उस चुनाव में माननीय बहन जी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रही थी और मानवर श्री कांसीराम साहब पंजाब का चुनाव देख रहे थे। उस समय माननीय बहन जी ने अपनी रणनीति के तहत देश की सबसे बड़े सूबे की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और बाद में उन्होंने सरकार बनाई। 15.5 महीने की लगभग सरकार चली। उस सरकार में आदरणीय बहन जी ने जिस तरह की नीतियां और कार्यक्रम बनाने का काम किया, सर्व समाज के हित में फैसले लेने का काम किया, उससे जो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनका एक तरह से अपना सिंहासन हिलता डुलता नज़र आया। उन परिस्थितियों में उन्होंने आदरणीय बहन जी से 2004 में के पार्लियामेंट के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारा 2002 में समझौता हुआ था, समझौते की सरकार थी, उन्होंने आदरणीय बहन जी से पार्लियामेंट के चुनाव को साझा अलायंस के रूप में लड़ने का ऑफ़र प्रस्तुत किया और ये कहा कि हम चाहते हैं कि हम लोग आपको पूरे 5-7 साल तक ही नहीं, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके रखें। तो मानवर कांसीराम साहब आदरणीय बहन जी ने पूछा कि भाई इस मेहरबानी की वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि माननीय बहन जी ने किस तरह से समाज के हित में, मूवमेंट के हित में मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने का काम किया। जब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट का 2004 का चुनाव मिलकर के लड़ें, तो माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा कि पोस्ट पोल अलायंस दूसरी बात है, हम आपके साथ अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आपकी पार्टी की विचारधारा दूसरी है, हमारी पार्टी की विचारधारा दूसरी है। हम लोगों की विचारधारा अलग अलग है। हमारी विचारधारा इस देश में समतामूलक समाज स्थापित करने वाली विचारधारा है, इसलिए हम आपके साथ प्री पोल अलायंस करके चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तब उन्होंने माननीय बहन जी को धमकी देने की कोशिश की कि हम आपके विरोधी श्री मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। बहन जी ने कहा कि आप चाहे जिसे मुख्यमंत्री बना दें, हम आपके साथ समझौता करके चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं। आप मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे, हमारी सरकार क्या गिराएंगे, हम खुद इस्तीफा दे देने का काम कर देंगे। और बहन जी ने उसी क्रम में अपनी सरकार को पूरे प्रदेश के, देश के लोगों को बुला करके उस समय के अम्बेडकर मैदान, वर्तमान के मानवर कांसीराम सामाजिक परिवर्तन स्थल पर एक लाखों की संख्या की जनसमूह के बीच में अपना इस्तीफा देने का काम किया और समाज के हित में, बहुजन समाज के हित में मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ने का काम किया। उसके बाद मुलायम सिंह जी की सरकार बनी, लेकिन बहन जी ने फिर लंबे समय तक, उसी बीच में मानवर श्री कांसीराम साहब का परिनिर्वाण हो गया। उनके निर्माण के उस सदमे के बावजूद भी आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश में सामाजिक भाईचारा स्थापित किया। सर्व समाज के साथ सामाजिक भाईचारा बना करके 2007 में इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके 17 वर्ष के बाद किसी भी पार्टी की एक बहुमत की सरकार, अकेले सरकार बनाने का
ऐतिहासिक काम आदरणीय बहन जी ने 2007 के चुनाव में किया। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने किस तरह के संघर्ष, जैसे कि वो पहले एक टीचर थी, उसके बाद से आज वो सूबे की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कब वो जन्मी और कहाँ पे उनका जन्म स्थान था, इन सब के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। वैसे तो आदरणीय बहन जी का पैतृक निवास बादलपुर डिस्ट्रिक्ट बादलपुर है, जो वर्तमान के जो नोएडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि आदरणीय बहन जी का जो जन्म हुआ वो लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली में हुआ, क्योंकि उनके पिताजी, जिनका अभी हाल में ही निर्माण हुआ है, श्री प्रभुदयाल जी, वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में सर्विस करते थे। और उस नाते उनकी जब माता जी का जब प्रेगनेंसी के बाद उनका जन्म हुआ तो लेडी हार्डिंग अस्पताल में जन्म देने का काम किया, और उनके परिवार ने उनका नाम मायावती रखने का काम किया, माया रखने, क्योंकि उसके पीछे भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उनके परिवार ने बहन जी का नाम माया इसलिए रखने का काम किया कि जो उनके पिता श्री प्रभुदयाल जी थे, उनके जन्म के बाद उनका प्रमोशन हुआ और उनकी काफ़ी पिछली जो कुछ एरियर्स रुके हुए तो वो पैसे मिले, इस वजह से उन्होंने उस खुशी में उनका नाम माया रखने का काम किया। और बहन जी बचपन से ही बहुत जुझारू और संघर्षशील एक लड़की रही हैं। जब वो मात्र 13 वर्ष की थी तो उनके छोटे भाई की जब तबीयत खराब हुई तो आदरणीय बहन जी ने, घर में कोई नहीं था, उनको निमोनिया था, आदरणीय बहन जी कई किलोमीटर पैदल चल कर जा कर के उनको ले जा कर के पानी की छोटी सी बोतल में ले जा कर के उस बच्चे को पानी पिलाकर अस्पताल में दिखा कर, क्योंकि माता जी की स्थिति नहीं थी वो चल पाती, इसलिए उस बच्चे को, छोटे भाई को अपने ले जा कर के अस्पताल में दिखाने का काम किया। एक साहसिक काम किया, जा कर के एक 13 वर्ष की बेटी को, जो 13 वर्ष की बेटी होती उसको इतना वो भी नहीं रहता, बहुत छोटी उम्र होती, उस छोटी उम्र में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाने का काम किया। ऐसे बहुत से उन्होंने काम किए। जहाँ तक राजनीतिक कैरियर की बात है तो आदरणीय बहन जी का अगर पहला चुनाव देखें, आदरणीय बहन जी जो पहला 1984 14 अप्रैल 1984 को मानवर श्री कांसीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने जब बहुजन समाज पार्टी को जन्म देने का काम की स्थापना करने का काम किया और इन नारों के साथ स्थापना करने का काम किया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह के नारे, जिसमें पिछड़े समाज के लोगों को भी हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समाज को हिस्सेदारी जोड़ने के लिए उन्होंने नारे लगाने का काम किया। ओबीसी की समस्या, देश की समस्या, मंडल आयोग लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ऐसे संघर्ष किए। और उसी बीच में श्रीमती इंदिरा गांधी जो 80 के चुनाव में थम्पिक मेजॉरिटी में वापस आई थी, उनका जैसा कि उनकी हत्या कर दी गई और आकस्मिक चुनाव हुए। बहुजन समाज पार्टी उस समय बिल्कुल शैशवावस्था में थी, शिशु अवस्था में थी। बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 300 सीटों पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, जिसमें आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश, जो उस समय उत्तर प्रदेश था, वर्तमान में अगर हम उसको देखें तो उस उत्तर प्रदेश जो पहला उन्होंने चुनाव हरिद्वार से लड़ने का काम किया, उस चुनाव में आदरणीय बहन जी को जो सबसे ज़्यादा 44,400 कुछ वोट मिले। मानवर श्री कांसीराम साहब मध्य प्रदेश उस समय था, छत्तीसगढ़ के जांजगीर से चुनाव लड़े, साहब को 32,000 वोट मिले। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वोट आदरणीय बहन जी को अपने पहले ही चुनाव में मिले। और पहले ही चुनाव के बाद जब 1989 में चुनाव हुआ, 1989 के चुनाव में आदरणीय बहन जी बिजनौर से लोकसभा चुन करके गईं और उन्होंने, उनके नेतृत्व में जब 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में पहुँचे तो श्री वीपी सिंह जी की सरकार को जब समर्थन की ज़रूरत पड़ी तो आदरणीय बहन जी ने किसी मंत्री पद को ना लेकर के, मंत्री पद को त्याग करके बहन जी ने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी सरकार को समर्थन जरूर देंगे, लेकिन समर्थन मंत्री पद लेकर के नहीं देंगे, बल्कि समर्थन देने के पीछे हमारी शर्त होगी। जिसमें पहली शर्त आदरणीय बहन जी ने श्री वीपी सिंह जी के सामने रखी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जो इस देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने वाले, संविधान के निर्माता रहे हैं, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। दूसरी शर्त उन्होंने रखी कि बाबा साहब के संविधान में जो अनुच्छेद 340 से मंडल कमीशन लागू बना है, उस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आ गई है, उस रिपोर्ट को लागू करके पिछड़े समाज के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने का काम किया जाए। तो जो मंडल कमीशन 1990 में, जिसकी रिपोर्ट 1980 में आई थी, 80 में रिपोर्ट आई और 90 तक नहीं लागू हुआ था। 89 में जब वीपी सिंह जी की सरकार पे आदरणीय बहन जी ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, तो बहन जी के दबाव में वीपी सिंह जी ने 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया।
कॉलेज से ही संघर्ष चालू हो गया था। जब मान्या बहन जी पढ़ाई कर रही थी और तभी से संघर्ष का जीवन व्यतीत किया, और आज मेहनत करते करते सबसे बड़ा तो त्याग मान्या बहन जी ने यही कर दिया कि ना शादी की, ना परिवार बसाया, तो पूरा समाज के लिए काम किया। और इतना ही नहीं कि मान्या बहन जी ने जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ, क्योंकि वाम से DS4 से मानवर काशीराम साहब जी ने बनाने के बाद जब एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, और उसके बाद से माननीय बहन जी ने रात दिन काम किया। आज तक तो हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि माननीय बहन जी किस समय सोती हैं, और उनकी मेमोरी के बारे में हर चीज़ याद रहती है। और आपको मालूम है कि कल भी मान्या बहन जी एक किताब रिलीज करने जा रही हैं, बुक रिलीज करने जा रही हैं। वो बुक मान्या बहन जी स्वयं लिखती हैं, अपने हाथ से लिखती हैं। 16वां भाग है। उस बुक में ऐसा क्या होगा, मतलब आपको क्या लगता है उस बुक में ऐसा क्या होगा जो उस किताब में लिखा है? थोड़ा उसके बारे में बताइए। राजनीतिक इतिहास जो उनका पूरे संघर्ष मान्या बहन जी ने किया है, पूरा संघर्ष लिखती हैं। चारों शासनकाल में जो काम किया वो भी मान्या बहन जी लिखती हैं। जो परिस्थितियाँ आती हैं हर चीज़ को मान्या बहन जी लिखती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मान्या बहन जी का 65 साल पूरे हो रहे हैं, और इन 65वां जन्मदिन है। 2020 जो गया है वो कोरोना काल का गया है, और पूरे देश में सभी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश के कोई भी प्रदेश हो, पूरा देश में, और मुझे तो कहते पूरी दुनिया में तबाही आई। और आज ये पहली बार मान्या बहन जी ने निर्देश दिया हम लोगों को कि वैसे तो हम जन कल्याण दिवस के रूप में हर जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन मान्या बहन जी ने ये निर्देश दिया कि इस बार कोरोना 19 का पालन करते हुए आप लोग सादगी से जन्मदिन मनाएंगे। जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको आप लोग मदद करेंगे, उन लोगों का सहयोग करेंगे। हमें आर्थिक मदद करना, लेकिन कार्यकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर। और मैं आपके चैनल से मान्या बहन जी के जन्मदिन को छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप लखनऊ में देख रहे हैं, या प्रदेश के हर जनपद में, देश के हर जिले में, चाहे होर्डिंग हो या पोस्टर हो, कार्यकर्ता अपने अपने पैसे से लगा रहा है। और हर जनपद में हम लोग सादगी से कार्यक्रम को मनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी है, वो आपको सड़कों पे दिख जाती है हर चीज़ का विरोध करते हुए, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो NRC हो, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता या बहन जी इस बारे पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हैं। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित और अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। जहाँ तक संघर्ष की बात है, संघर्ष बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता से ज़्यादा कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता है। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि हम सड़कों पे उतर करके लाइन ऑर्डर को तोड़ने का काम करें, क्योंकि देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आदरणीय बहन जी की बात कही जाती है। जब लॉ एंड ऑर्डर को वो मनवाना जानती हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाती हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना है। आदरणीय बहन जी के निर्देश के अनुसार कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष में डिसिप्लिन रहता है। सड़कों पे उतरते भी हैं तो समय के हिसाब से उतरते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी के निर्देश रहते हैं कि कहीं किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ जुल्म ज्यादती होती है तो आप उनके परिवार के साथ मिलें,
उनके परिवार को मदद करें, उनको सहयोग करें। शासन प्रशासन से उस बात के बारे में आप पैरवी करने का काम करें। इसका काम शासन प्रशासन करेगा। हम सड़क पर उतरेंगे, किसी के हमको रास्ता दिखाना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कि जो भी प्रदेश में महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुए, गैंग रेप हुए, तमाम तरह के और घटनाएं हुई, उन घटनाओं में सबसे पहले अगर उस पीड़ित परिवार से मिलने का काम, उस जनपद के अधिकारियों से मिलने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने किया है। उनके कार्यकर्ताओं ने जाकर के उनके परिवार को, पीड़ित परिवार को सांत्वना देने का काम किया, उनकी मदद करने का काम किया, शासन प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है, उनसे माननीय बहन जी के मंसूबों को, उनके संदेशों को पहुंचाने का काम किया है। तो सड़क पर उतरने का मतलब ये नहीं है। जहाँ तक किसान की बात है, किसानों की समस्याओं को लेकर के, धरना प्रदर्शन को लेकर के जितना ज़्यादा डिमांड, जितनी ज़्यादा बात बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन जी ने की, इतनी किसी नेता ने नहीं की। ये लोग तो केवल दिखावे के 10 लोग 15 लोग इकट्ठे हो गए, हो हल्ला कर दिया, रोड जाम किया, वो किया, शोर शराबा किया और टीवी फोटो खिंचा करके चले गए। आदरणीय बहन जी एक ठोस काम करने का काम करती, जो भी विरोध करती हैं वो ठोस तरीके से करने का काम करती। तो बहन जी जब उस समय प्राथमिक एक जो दिल्ली का स्कूल था, दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें वो टीचर थी और 6 दिसंबर 1978 को मानवर श्री कांसीराम साहब ने बामसेब की स्थापना कर ली थी। उसी दौरान दिल्ली में एक समाज को जोड़ने का, जात तोड़ो समाज जोड़ो के आंदोलन का संबंध में एक सम्मेलन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। उस सम्मेलन में उस समय के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण जी भी मौजूद थे। तो बार बार वो एक शब्द जो SC ST के लोगों के लिए हरिजन शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। तो उस में जब बहन जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया और क्रिटिसाइज़ करने के बाद हरिजन शब्द बोलने पर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। तो वहाँ के ऑडियंस ने, वहाँ की जो श्रोता थे, उन्होंने बहन जी को सपोर्ट किया, उनको इको किया उनकी बात को, और राजनारायण के यहाँ तक कि मुर्दाबाद के नारे लगे। ये बात बामसेब के तत्कालीन, उस समय के बामसेब के संस्थापक अध्यक्ष मानवर श्री कांसीराम साहब को बामसेब के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों ने बताने का काम किया। 1979 में मानवर श्री कांसीराम साहब रात को करीब 8 बजे उनके घर पहुँचे। उसमें बहन जी पढ़ाई कर रही थी, लाकी भी कर रही थी और IAS की तैयारी कर रही थी। तो साहब उनसे जब मिलने गए तो उन्होंने टेबल पे किताबें और सारी चीज़ें देखी। तो पूछा उनसे कि आप क्या करने, बोले मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे मेरा क्या करना चाहती, मैं IAS बनकर समाज की सेवा करना चाहती। तो मानवर श्री कांसीराम साहब ने आदरणीय बहन जी से उस समय कहा कि आप कलेक्टर बनकर भी समाज की सही मायने में सेवा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि कलेक्टर तो सरकार का मातहत होता है, जिसकी सरकार होती है उसके इशारे पे काम करता है। तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकती। मैं आपको वो बनाना चाहता हूँ जिसमें तमाम IAS आपके आसपास फाइल लेकर आपके आदेश का इंतज़ार करते दिखाई पड़ेंगे। मानवर कांसीराम साहब की बात से प्रभावित होकर के बहन जी ने फैसला किया कि वो राजनीति में आएंगे। वो राजनीति में आना चाहते थे। घर परिवार के लोगों ने, पिता ने इस बात का विरोध किया, लेकिन बहन जी बचपन से स्वभाव से जिद्दी थी, जो बात को ठान लेती थी वो करती थी और जब तक सफल नहीं हो जाती थी तब तक हार मानने का काम नहीं करती थी। बहन जी ने मानवर कांसीराम साहब के साथ काम करने का फैसला किया। जब घर वालों ने धमकी दी कि हम आपको घर से निकाल दें, उन्होंने कहा हम ठीक है घर से निकल जाएंगे, लेकिन हम काम वही करेंगे। हमने ये भी पढ़ा है कि जब वो साथ में आई थी कांसीराम साहब के, तो उनके पिताजी काफ़ी खफा हुए और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मायावती जी ये करें जी, कि मैं आपको घर से निकाल दूंगा। दोनों का कोई बात नहीं, आप निकाल दीजिए। वो घर से, वो सोचे कि ऐसे ही जाएगी 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। बहन जी सामान बांध करके वापस आ गई और सामान वापस लेकर आ गई वापस और कार्यालय चली गई। करोल बाग का ध्यान सिंह मार्ग पे कार्यालय है, ध्यान सिंह रोड करोल बाग में है वहाँ कार्यालय। आज भी वो कार्यालय बहन जी ने उस कार्यालय को खरीद करके उस ऐतिहासिक कार्यालय को बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का कार्यालय बनाया। दिल्ली प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ, उसी कार्यालय में मैं बैठता हूँ। तो ये बहन जी का बड़प्पन, बहन जी का इस मूवमेंट के प्रति समर्पण है। बहन जी ने उस कार्यालय में रही और घर से त्याग करके, यहाँ तक कि अकेले किसी लड़की को, जवान लड़की को अकेले इस तरह से रहना पड़े, बहन जी ने इसकी परवाह नहीं की। उनके भाई ने उनका साथ भी दिया और अल्टीमेटली जब 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनी
तो मानवर कांसीराम साहब के तमाम साथियों ने, जो पुराने साथी थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि भाई आपने नई लड़की को इतना बढ़ावा दे रहे हैं और हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो मानवर कांसीराम साहब ने उनसे कहा कि कल जाते हो तो अभी चले जाइए, लेकिन जो काम करेगा, जो इस मूवमेंट के लायक होगा, मैं उसको बढ़ावा दूंगा। और वो परिणाम निकला कि तमाम साथियों ने साथ छोड़ा। आज वो गुमनाम सी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई उनको नहीं जानता। जिन लोगों ने वामसेव की स्थापना में साहब का साथ दिया, साहब के साथ रहे, लेकिन साहब की उन्होंने बात नहीं मानी, आज वो गुमनाम सी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन बहन जी ने साहब की बात मानी, घर परिवार त्यागा, अपना जीवन, हर बेटी का, हर लड़की का एक सपना होता है कि वो यूथ हो, जब जवान हो जाए, उसकी शादी हो, एक अच्छा परिवार हो, बच्चे हों, अच्छा सा घर हो, पति अच्छी से नौकरी करे। लेकिन बहन जी ने समाज की खातिर अपने घर बसाने का मन में ख्याल भी नहीं आने दिया। अपने समाज के लिए उन्होंने अपनी चूड़ी बिंदी सबको त्यागने का काम किया और इस समाज को एक लंबे समय तक नेतृत्व देने का काम किया। एक बार, दो बार नहीं, 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन करके समाज के, आज अगर उत्तर प्रदेश और देश का, खास तौर से मैं कहना चाहूँगा, जो दलित समाज के लोग हैं, जो SC ST OBC के समाज के लोग हैं, वो आज इस बात पे गौरवान्वित होते हैं। आज उनको जो सम्मान मिल रहा है, इस सम्मान को दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका बहुजन समाज पार्टी की नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की है। उसके बाद से उनका लंबा सफ़र, संघर्षमय सफ़र रहा, पैरों में छाले पड़ गए लेकिन उन्होंने हार मानने का काम नहीं किया। कितने चुनाव लड़े, आप सोच के देखिए। 1985 से लेकर के 1989 में सफल हुई और 89 तक बहन जी 85 से लेकर के 2-2, 3-3 बाई इलेक्शन, हरिद्वार का बाई इलेक्शन लड़ा, बिजनौर का बाई इलेक्शन लड़ा, बुलंदशहर चुनाव लड़ा, होशियारपुर चुनाव लड़ा, कैराना चुनाव लड़ा। अल्टीमेटली जाकर के कहाँ सफल हुई? बिजनौर के चुनाव में लड़ी, हरिद्वार। यहाँ तक कि जिन रामविलास पासवान को मानवर श्री कांसीराम साहब ने 1981 के वामसेव के 3rd कन्वेंशन में मुख्य अतिथि बनाने का काम किया था, जो 77 के बाद 77 में पार्लियामेंट मेंबर बन गए थे, और उन रामविलास पासवान को हरिद्वार के बाई इलेक्शन में जमानत जब्त कराने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। 2nd नंबर पे बहन जी रही, 1,32,000 कुछ वोट पा करके। हालांकि कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, लेकिन जो संयुक्त मोर्चे का कैंडिडेट रामविलास पासवान थे, मात्र 34,000 वोट पे सिमट गए, उनकी जमानत जब्त हो गई। जो 77 में कुरील होते थे, वो मात्र कुछ सैकड़ा वोटों में सिमट के रह गए। और बहन जी एक बड़ी लीडर के रूप में सिर्फ और सिर्फ अगर चुनाव हारी भी तो उस समय धन अभाव के कारण हारी। अगर उस समय शायद मानवर कांसीराम साहब की मैंने एक स्पीच सुनी है, उस स्पीच साहब कहते थे अगर मेरे पास उस समय 1 लाख रुपया और होता तो बहन जी 1987 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन गई होती। ऐसा संघर्ष बहन जी ने किया, चुनाव लड़े, कभी हार मानने का काम नहीं किया। उन्होंने कभी, जब से राजनीति में कदम रखा, इस मूवमेंट में, इस समतामूलक समाज स्थापित करने वाले आंदोलन में जब से बहन जी ने कदम रखा, पीछे मुड़ करके देखने का काम नहीं किया। लगातार इस समाज को नेतृत्व देने का काम किया, लगातार समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। समाज, जब बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनती हैं, लेकिन पूरे देश का बहुजन समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अपने दफ्तर में, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जब वो रहता है तो अपना सर ऊंचा करके रहता है कि इस देश में के सबसे बड़े सूबे में हमारी बहन भी मुख्यमंत्री है। ऐसा संघर्ष आदरणीय बहन जी का रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बहुजन समाज पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, मतदाताओं को आदरणीय बहन जी के 65वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और तथागत बुद्ध से इस बात की प्रार्थना करता हूं, कुदरत से कामना करता हूं कि बहन जी दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ताकि इस देश के बहुजन समाज को एक लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान कर सकें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।